हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीव विज्ञान के वनस्पति विज्ञान से इकोसिस्टम। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपका पहला क्वेश्चन है, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीव आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वह कहलाते हैं। आपका ऑप्शन है परसिस्टेट, बायोडिग्रेडेबल, रिकैल्सितांत्र। दिए गए विकल्पों में से सभी आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, मनुष्यों द्वारा निर्मित रसायन जैसे कि कीटनाशक की अधिक मात्रा से वातावरण को प्रदूषित करती है। इसे हम जीनोबायोटिक कहते हैं। ये जीनोबायोटिक कहलाती है जब कीटनाशक का उपयोग करते हैं अधिक मात्रा में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिकैल्सितांत्र। जीनोबायोटिक कहलाती है जिससे ही रिलैक्सितांत्र कहते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिकैल्सितांत्र। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? आपका ऑप्शन है मरीन, ताज़ा पानी, स्थलीय, कृत्रिम। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थलीय। जो स्थल भाग पर हो उस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है। ग्रासलैंड का मतलब जो स्थल पे हो, पेड़ पौधा घास हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी बीमारी स्मोक से नहीं होती? आपका ऑप्शन है अस्थमा, गले के कैंसर, एम्फीसेमा, सांस लेने में समस्या। आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अस्थमा ये स्मोक से होने वाली बीमारी है। एम्फीसेमा ये भी स्मोक से होने वाली बीमारी है। सांस लेने की समस्या ये भी स्मोक से होने वाली बीमारी है। गले का कैंसर ये स्मोक से होने वाली बीमारी नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गले का कैंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं आदि वहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों का उदाहरण है? आपके सामने ऑप्शन है कार्बनिक, अकार्बनिक, पोषक तत्व। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दूं, सीवेज में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार की अशुद्धि हो सकती है। और नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं अकार्बनिक हैं। यूरिया, तेल, मल तथा मूत्र आदि अकार्बनिक अशुद्धियां हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकार्बनिक। आपको बताया हूं कि नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं अकार्बनिक हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकार्बनिक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? मतलब अत्यधिक किण्वन किस पत्ती को कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है। यह वायुमंडल में सीओडी कम करने की पत्ती है। यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पत्ती है। यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पत्ती है। न्यूक्लियर अपशिष्ट के निस्तारण करने की पत्ती है। तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पत्ती को अत्यधिक किण्वन कहते हैं। तो अतः आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मिनीमाता रोग किस कारण से होता है? आपका ऑप्शन है पारा, सीसा, कैडमियम, जास्ता। आप अपना आंसर चुन सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा से ही मिनीमाता रोग होता है। आपका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी सीसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है जीवे, पाए, स्थान रहित, स्वस्थानीय। जैव विविधता के संरक्षण के दो मूलभूत इकाइयाँ हैं। एक है स्वस्थानिक यानी इन सिटू, दूसरा है बाह्य स्थानिक यानी एक्स सिटू। जब पादप विविधता के प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को स्वस्थानिक कहते हैं। अतः आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वस्थानिक या स्वस्थानीय। अब बाह्य स्थानिक संरक्षण जीव और पादपों के अनेक आवास के बाहर संरक्षण होते हैं, उन्हें कहते हैं बाह्य स्थानिक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? आपका ऑप्शन है मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक जैव विविधता होती है, क्योंकि वहाँ पर तापमान और वर्षा सालों भर होती रहती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्राणियों और पादप का उनका परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है मानव जाति विज्ञान, वंश विज्ञान, आइकोनोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान में ही प्राणी और पादप के परिवेश के संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है कि कौन इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको बता दूं ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। जलवाष्प है, CO2 है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। आप देख सकते हैं आपका आंसर कौन सा हो सकता है। इसमें पूछा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ईथेन इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईथेन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है? किस गैस में वृद्धि होगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी? आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पारिस्थितिकी प्रणाली में अत्यधिक उत्पादक कौन होते हैं? तो आपका ऑप्शन है महिलाएं, पुरुष, पादप, जीवाणु। आपसे पूछा है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पादप। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? आपका ऑप्शन आपके सामने है जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक, आबादी और उसके निर्जीव घटक, जीवीय समुदाय। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपको बता दूं पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों का समावेशन होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवीय समुदाय और उनके निर्जीव घटक। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, इलाहाबाद, बंगलुरु, करनाल। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलुरु में। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगलुरु। चलते अपने अगले क्वेश्चन। भारतीय वानिकी संस्था भारत के किस शहर में स्थित है?
आपके सामने ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून, शिमला। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय वन्यकीय संस्था स्थित है, देहरादून। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं पाए जाते, वृक्ष नहीं लगाए जाते, क्योंकि आपका ऑप्शन है सीमित सूर्य प्रकाश तथा पोषक की कमी के कारण, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, कीट तथा कवक की उपस्थिति, सीमित जल तथा अग्नि का होना। आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सीमित जल तथा अग्नि का होना। सीमित जल तथा अग्नि का होना पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते, क्योंकि सीमित जल और अग्नि का होना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? आपका ऑप्शन है पर्णपाती वन, शंकुधारी वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष या शंकुधारी वृक्ष दोनों। आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पर्णपाती वृक्ष वे वृक्ष हैं जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्णपाती वृक्ष। ए, पर्णपाती वृक्ष। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। आपका ऑप्शन है सूक्ष्मजीव और मछलियों पर, सूक्ष्मजीव और प्राणी प्लवकों पर, मछलियों और सरीसृपों पर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। तो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता 3 बातों पर निर्भर करती है। एक है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। तो आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक, उपभोक्ता और एक है अपघटक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता दिया है, अपघटक नहीं दिया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है वैश्विक विविधता, वास स्थानीय विविधता के भीतर, वास स्थानीय विविधता के बीच, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, ऑप्शन नंबर डी। जैव विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम या एक पूरे ग्रह में जीवन के रूपों को विभिन्नता का परिणाम है। तो आपका आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है तो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है। इसे क्या कहते हैं? जो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक हो। आपका ऑप्शन है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। जो मनुष्य यानी कि सजीव और पेड़ जैसे निर्जीव दोनों के हानिकारक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण हमारे लिए भी खतरनाक है, पेड़ पौधों के लिए भी खतरनाक है। और निर्जीव जैसे चांदी जो हवा के सल्फर के संपर्क में आते ही काली हो जाती है, सल्फर वायु का मिश्रण है जिसमें वो निर्जीव के लिए भी हानिकारक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु की प्रदूषित करता है? बड़े शहरों में वायु की प्रदूषित करता है कौन? आपका आंसर होगा
सॉरी, आपका ऑप्शन है तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैल्शियम। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं, वाहनों से निकलने वाले धुआं या पेंट उद्योग से फैलता है। वाहनों के धुआं और पेंट से निकलता है, जो तंत्रिका तंत्र का रोग पैदा करता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। जो वायु से प्रदूषित होता है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, और ये वो धुआं से और पेंट से सीसा निकलता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? आपका ऑप्शन है फॉस्फेट, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? आपके सामने आपका ऑप्शन है, आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 24 घंटे का औसतन क्या होता है? आपका आंसर है 0.65 म्यू जी प्रति मीटर क्यूब, 0.75 म्यू जी प्रति मीटर क्यूब, 1.0 म्यू जी प्रति मीटर क्यूब, 1.5 म्यू जी प्रति मीटर क्यूब। तो आपको बता दूं 1.0 म्यू जी प्रति मीटर क्यूब ये वार्षिक औसत है। आपसे पूछा 24 घंटे का औसत क्या होगा? तो 1.0 जो दिया है ऑप्शन नंबर सी, ये औसतः सलीना है, मतलब एक साल में औसत इतना निकलता है। आपको 24 घंटे का कितना औसत होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.5। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। आपका ऑप्शन है पुरातात्विक स्मारकों के लिए, राष्ट्रीय पार्कों के लिए, वनस्पति उद्योगों के लिए, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। आपको बताना है जिस वायु में 2.5 पीएम हो वो किसके लिए हानिकारक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, जो सीधे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया जाता है? आपका ऑप्शन है जलकुंभी, हाथी घास, पार्थेनियम, और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जलकुंभी है जो अधिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी होती है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करता है जलकुंभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इससे पहले मैं बता दूं जलकुंभी को भारत में वार के नाम से जाना जाता है, और यह अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा कितनी होती है? आपके सामने ऑप्शन है 10%, 1%, 0.1%, 0.01%। तो आपको बता दूं कि आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 1%। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा 1 से लेकर 3% तक होती है। एक से लेकर 3% तक होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? आपके सामने ऑप्शन है सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा, एटीपी। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले मुख्य कारक कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है मानव गतिविधियां, रेबिट और आवास, पर्यावरणीय परिस्थितियां, खाद्य की उपलब्धता। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा पर्यावरणीय परिस्थितियां, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? आपके सामने आपका ऑप्शन है प्रकाश, ऊर्जा, जल, जैव मात्रा यानी बायोमास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। ऊर्जा के जिस भाग का विसरण होता है वह ऊष्मा के रूप में होता है तथा यह वायुमंडल में फिर से वापस चला जाता है। इसीलिए इसे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है, ऊर्जा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने आपका क्वेश्चन है भोजन, प्रकाश, स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? तो आपका ऑप्शन है एक ही क्षेत्र में या नीके में पैदा होने वाले निकट संबंधी प्रजातियां। आपका दूसरा ऑप्शन है विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां। आपका तीसरा ऑप्शन है एक ही स्थान पर पैदा होने वाले दूरवर्ती संबंधी प्रजातियां। आपका चौथा ऑप्शन है विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाले दूरवर्ती संबंधी प्रजातियां। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही क्षेत्र में या निके में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता? रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना, सौर ऊर्जा का प्रयोग या सभी? आपको बताना है कौन सा प्रदूषण नहीं फैलाता है। रबड़ जलता है तो प्रदूषण फैलता है, पेट्रोल जलता है तो प्रदूषण फैलता है, सौर ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रदूषण नहीं फैलाता है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? आपके सामने आपका ऑप्शन है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। आपका भी अब ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल दो और तीन, केवल तीन। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीन, केवल हाइड्रोजन गैस जो है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीय नहीं है, यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है? आपके क्वेश्चन है शीशा, रुई और कागज। ऑप्शन दिया है केवल एक, एक और तीन, दो और तीन, एक, दो, तीन। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपको बता दूं शीशा, लोहा, प्लास्टिक आदि पदार्थ बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ये जीवाणु द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि कौन जैव निम्नीकरणीय नहीं है?
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल एक, शीशा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है प्रशीतन प्रभाव, ऊष्मा बलून, ग्रीन हाउस प्रभाव, ताप प्रदूषक। आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप प्रदूषक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है, खाली जगह दिया हुआ है और यहाँ पूछ रहा है किसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल फुहार में किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसीटोफिनोल्स, साइक्लोकॉसन्स, फिनोल्स। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्यतः क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? आपका ऑप्शन है टेरिडोफाइट, शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइट। आपसे पूछा SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, तो सर्वोत्तम सूचक लाइकेन होता है SO2 का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उन्हें क्या कहते हैं? गैस की परत जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरी हुई है उन्हें क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है भूमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल। हमारी पृथ्वी वायुमंडल से चारों ओर से घिरी हुई है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले मेरे दोस्तों, आप हमारे चैनल पर हैं, पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आप हमें से सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? अंतरिक्ष अनुसंधान में कौन से शैवाल का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है हाइड्रोडिडक्टॉन, क्लैडोफोरा, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरेला। क्लोरेला में 45% प्रोटीन होती है, 45% प्रोटीन होती है, 20% वसा होती है और 20% कार्बोहाइड्रेट होती है, 20% कार्बोहाइड्रेट होती है। तो चलते हैं, अब बाकी जितना भी बचा 15% जो बचा है वो ऑक्सीजन होती है जो हमारे अंतरिक्ष में पूरा करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक धूप कोहरे का घटक नहीं है? आपके सामने आपका ऑप्शन है परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन ऑक्साइड। क्लोरीन ऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हुआ। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करेगा। आप हमें सपोर्ट करिएगा तो हम आपके लिए अच्छे इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। थैंक्स। फिर अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें।